हेलो एवरीवन, आई एम होपिंग यू ऑल आर गुड एंड फाइन। सो आज हम क्या करने वाले सर, चैप्टर नंबर 4 का यहाँ पे हम समरी करने वाले। आप सभी को पता है हमारी एक बहुत ही ब्यूटीफुल सीरीज चल रही है बीआरबीएल मैकमिलन की समरी। और यस, हमने 3 चैप्टर की समरी ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया। अगर अभी तक आपने लास्ट 3 चैप्टर की समरी नहीं देखा है तो प्लीज चेक आउट द डिस्क्रिप्शन, आपको प्लेलिस्ट का लिंक भी मिल जाएगा। आज के सेशन में चैप्टर नंबर 4 आपका होगा बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से विद द हेल्प ऑफ सो मेनी फ्लो चार्ट। हम चैप्टर नंबर 4 को भी 20 मिनट्स के अंदर में समराइज कर लेंगे और ये आपका पूरा चैप्टर समराइज हो जाएगा ब्यूटीफुल तरीके से। सो यस, आपका सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वाला, तो लास्ट तक देखिएगा एंड ब्यूटीफुल तरीके से हर एक पॉइंट को अमेजिंग तरीके से हम समराइज कर लेंगे। बहुत सारे फ्लो चार्ट्स लेके आए हूं आपको, इन फ्लो चार्ट्स में हर एक पॉइंट्स का समरी आपको मिल जाएगा। तो सेशन बहुत ही ब्यूटीफुल होने वाला है। फटाफट से थम्स अप पे क्लिक करके क्लास की रेटिंग और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए और लाइक भी जरूर कर दीजिएगा, सो दैट आप सभी के कलीग्स को यहां पे ये इंपॉर्टेंट सेशन की वीडियो की इंफॉर्मेशन मिल जाए। तो फटाफट से शेयर भी कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर यूट्यूब पे देख रहे हो। अगर पेड क्लास पे देख रहे हो तो डायमंड श्योर अपनी फीडबैक देना ना भूलिएगा। चलिए यहां पे स्टार्ट करते हैं आज का ब्यूटीफुल एंड अमेजिंग सेशन। हमारे पास सर क्या चल रहा है? यस, आज आप देख पा रहे हो कि हमारे पास 4 चैप्टर एंड द चैप्टर नेम इज रिटर्न इंस्पेक्शन, बाइंडिंग अप, मर्जर और एक्विजिशन। कहने को ये चैप्टर आपका यहाँ पे बहुत बड़ा है, लेकिन मैंने बहुत ही अमेजिंग तरीके से इसको समराइज किया है, आपको बहुत मजा आएगा। सो मैकमिलन की समरी है चैप्टर नंबर 4, लेक्चर नंबर 4 का समराइज वर्जन करेंगे। लेकिन सेशन को स्टार्ट करने से पहले अगर आपको पिछले 3 चैप्टर में कोई भी डाउट है तो फील फ्री टू बी आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स एंड द डाउट बॉक्स। Me and my teaching assistants will resolve your each and every doubt. So yes, of course, हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हो आप आज के सेशन में भी बहुत सारे मैं फ्लो चार्ट्स लेके आऊँ। ये सारे फ्लो चार्ट्स आपकी हेल्प करेंगे हर एक पॉइंट्स को अमेजिंग तरीके से समराइज करने में। सो यस, अगर आपने पूरा सेशन देख लिया तो आपका पूरा चैप्टर अमेजिंग तरीके से समराइज हो जाएगा। सो यस, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर फॉर द टाइम, लेट्स वी आर गोइंग टू बी स्टार्ट अ वेरी ब्यूटीफुल चैप्टर, that is your return inspection and binding up of a company. So सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि जितने भी हमारे पास बैंकिंग कंपनीज है, जितने भी बैंकिंग कंपनीज है, सभी बैंकिंग कंपनीज को सर क्या प्रिपेयर करना पड़ता है। जितने भी बैंकिंग कंपनीज है हमारे पास, ये बैंकिंग कंपनीज को यहाँ पे बुक्स ऑफ अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? प्रिपेयर करना पड़ता है इनको, प्रिपेयर दी बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अब सर ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या क्या चीजें आपकी गवर्न होती है? जैसा कि आप सभी को पता ही है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जैसे एक बैंक है तो बैंक का मेन बिजनेस क्या था? एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स, ग्रांटिंग ऑफ लोन्स एडवांसेस, है कि नहीं? अब ये सारी चीज की रिकॉर्ड्स कहां पर रखी जाएगी? ये सारी चीज की रिकॉर्ड्स आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में रखी जाएगी, जिसके अंदर में आपके डे बुक की प्रिपरेशन होती है। डे बुक में उसके साथ साथ आपके लेजर बनते हैं, हर एक कस्टमर का, हर एक अकाउंट का लेजर यहां पे प्रिपेयर किया जाता है। फिर आपका यहां पे आपके जर्नल बुक यहां पे प्रिपेयर होती है, आपके कैश बुक यहां पे प्रिपेयर किए जाते हैं फॉर द मेंटेनेंस ऑफ कैश, कि कितना कैश हम यहां पे मेंटेन कर रहे हैं। एंड द लास्ट, सारी चीजें हम यहाँ पे प्रॉपर मेंटेन कर भी पा रहे हैं कि नहीं और सारी एंट्री करेक्ट है कि नहीं, तो इसके लिए ट्रायल बैलेंस भी प्रिपेयर किया जाता है। इन सभी चीजों से आपका क्या प्रिपेयर होता है? सारी चीजों को ध्यान में रख के यहाँ पे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ एवरी बैंकिंग कंपनी होती है वो क्या प्रिपेयर करती है? वो यहाँ पे प्रिपेयर करती है आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। क्या प्रिपेयर किया जाता है? आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर किया जाता है। लेकिन सर क्वेश्चन ये अराइज होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब होता ही क्या है सर? अगर मैं आप लोगों से ये पूछूं कि व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो एक बारी चैट बॉक्स में अगर इसका आंसर आपको पता हो तो जरूर मुझे बताइएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या है। अब इन सभी चीजों से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है, तो आइए देखते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस चीजों से कंसिस्ट करता है। इस पे एग्जामिनेशन में आप लोगों से क्वेश्चन बनेंगे, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस चीजों से आपका कंसिस्ट करता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करूं तो हमारे पास ये कंसिस्ट करता है आपका बैलेंस शीट से। इसके अंदर में हमारे पास क्या आता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये भी आपका कंसिस्ट करता है। देन इसके अंदर में आपका आता है जी कैश फ्लो स्टेटमेंट, जिसे कहते हैं CFS। सो द कैश फ्लो स्टेटमेंट इज ऑल्सो बी कंसिडरिंग अंडर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देन वी हैव द नोट्स टू अकाउंट, नोट्स टू अकाउंट
एंड द लास्ट हमारे पास होता है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। व्हाट? स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन व्हाट? चेंजेस इन इक्विटी। तो ये चीजें हमारे पास किससे कंसिस्ट करती है? ये 5 चीजों से आपका क्या बनता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है। आई होप कि आपने यहां पे नोट डाउन भी कर लिया होगा क्या क्या चीजों से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है। अब ये जितने भी बैंकिंग कंपनी होती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन प्रिपेयर करता है? ये जो प्रिपेयर करता है आपका प्रिपेयर्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर प्रिपेयर करता है, जिसमें मैनेजिंग डायरेक्टर और प्रिंसिपल ऑफिसर के सिग्नेचर्स भी लगते हैं। अपार्ट फ्रॉम इट हु विल बी द ऑडिट? इसकी ऑडिट कौन करता है? इसकी ऑडिट की बात करूं तो ऑडिट किया जाता है क्वालिफाइड ऑडिटर के थ्रू। जो क्वालिफाइड ऑडिटर है वो क्वालिफाइड ऑडिटर यहां पे क्या करता है? ऑडिट करता है। व्हाई द रीजन इज रिक्वायर्ड वी हैव टू बी ऑडिट? बिकॉज ऑडिट इज गिविंग यू अ इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनी company, whether profit oriented or not, with an object to find out whether the financial statement are showing in a true and fair view or not। ये ऑब्जेक्टिव होता है यहां पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट कराना, और जिसके पास बहुत अच्छी नॉलेज है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, वही क्वालिफाइड ऑडिटर क्या करेगा? ऑडिट करेगा। समझ में आया? और अपार्ट फ्रॉम ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भी सेंड करनी पड़ती है। अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू ऑपरेट हो रही है कोई बैंक, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा, और उसी के पास तो कंपलसरी विद इन स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के अंदर में भेजा जाता है। तो आइए देखते हैं, हमने बहुत सारी चीजों को यहां पे समझा है। अब इसके बावजूद नेक्स्ट हम यहां पे देखते हैं एनुअल अकाउंट्स और बैलेंस शीट, जो मैंने आपको अभी समझाया। एक ही चार्ट के अंदर में हर एक पॉइंट्स आपका कवर हो जाएगा। देखिएगा क्या कहता है हमारे पास ये पॉइंट, कहता है कि जितने भी बैंक्स हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास आता है कि बैंकिंग कंपनी भी लिस्टेड बैंकिंग कंपनी होती है और अनलिस्टेड होती है। अगर आप लिस्टेड हो तो एक स्पेसिफाइड पीरियड के अंदर में अनऑडिटेड क्वार्टरली स्टेटमेंट पब्लिश करना पड़ता है इन द फॉर्मेट प्रिस्क्राइब बाय सेबी। तो क्या कह रहा है? जितने भी बैंक्स जिनके शेयर्स क्या है? स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, जितने भी बैंक जिनके शेयर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, उनको क्वार्टरली रिजल्ट्स को पब्लिश करना पड़ता है। और जो भी आपका बैलेंस शीट्स होगा, मैंने बताया ना, बैलेंस शीट और P&L कौन प्रिपेयर करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो इसमें हमारे पास क्या है? इसको सिग्नेचर भी रिक्वायरमेंट है। कौन कौन साइन करेगा? मैनेजर और प्रिंसिपल ऑफिसर यहां पे साइन करेंगे। और साथ में देखिए एंड लिखा हुआ है, एंड के साथ ये वाला पॉइंट्स आपका इंटर रिलेटेड है। क्या कहता है इसमें कि कम से कम 3 डायरेक्टर का और क्या लगेगा? सिग्नेचर लगेगा। अगर आपके पास यहां पे 3 डायरेक्टर से ज्यादा है, 3 डायरेक्टर से ज्यादा है आपके बोर्ड ऑफ कॉम्पोजिशन डायरेक्टर में, तो 3 डायरेक्टर का एटलीस्ट क्या लगेगा? सिग्नेचर लगेगा। लेकिन सर अगर 3 डायरेक्टर से कम है तो जितने भी डायरेक्टर हैं सबका यहां पे क्या लगेगा? सिग्नेचर भी लगेगा। ये इसके दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अगर आप यहां पे इंडियन बैंक हो तो ये कंप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप फॉरेन बैंक हो तो एक एडिशनल रिक्वायरमेंट आपके पास होगी कि आपके रजिस्टर्ड ऑफिस में, जहां पे भी रजिस्टर्ड ऑफिस है आपका, आरओ जहां पे भी है, वहां पे कॉन्स्पिशियस प्लेस पे आपको ये बैलेंस शीट और यहां पे P&L पब्लिश भी करना पड़ेगा। आपको कॉन्स्पिशियस प्लेस पे चिपकाना भी पड़ेगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि जितने भी बैंकिंग कंपनीज है उन्हें 3 कॉपीज यहां पे भेजनी पड़ेगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कितने महीनों के अंदर में? 3 महीनों के अंदर में भेजना पड़ेगा। कितनी कॉपी? 3 कॉपी 3 महीनों के अंदर में भेजना पड़ेगा। और ये जितने भी आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस फॉर्म में बनाने पड़ेंगे? जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ये आपके प्रिपेयर होने चाहिए इन द फॉर्म ऑफ शेड्यूल 3। प्रिपेयर इन फॉर्म सेट बाय व्हाट? फॉर्म शेड्यूल 3 के अंदर में प्रिपेयर करना कंपलसरी है, आप सभी को ये पता है। और मैं आपको बता दूं कि ये 3rd फॉर्म के अंदर में जो भी चीजें हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि इसको अमेंड किया जा सकता है। अमेंडमेंट की पावर किसके पास दी गई है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। लेकिन अमेंड अगर आप करोगे तो आपको एटलीस्ट 3 महीने की नोटिस देनी पड़ेगी। जैसे मैंने आपको यहां पे बताया था कि ये जो बैलेंस शीट और P&L अकाउंट्स है, ये बैलेंस शीट और P&L अकाउंट जो आपका बनेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो शेड्यूल 3 के अंदर में बनेगा, जिसमें आपका फॉर्म ए बैलेंस शीट से गवर्न करता है और आपका जो फॉर्म बी है वो फॉर्म बी आपका P&L से गवर्न करता है। समझ में आया? नेक्स्ट आगे चलते हैं स्पेशल ऑडिट।
स्पेशल ऑडिट क्या कहता है आपका कि यहां पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को स्पेशल पावर दी गई है स्पेशल ऑडिट से रिलेटेड। किसी भी बैंकिंग कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट का स्पेशल ऑडिट कौन करवा सकती है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यहां पे करवा सकती है। तो अंडर बेस सेक्शन, तो मैं आपको सेक्शन भी बता देना चाहता हूं, सेक्शन 30IB के अंदर में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को स्पेसिफिक पावर दिया है कि किसी भी अकाउंट्स ऑफ बैंकिंग कंपनी का ऑडिट करवाया जा सकता है। साथ में ऑडिट करेगा कौन? सो ऑडिट यहां पे आपका क्वालिफाइड ऑडिटर करेगा। जो भी क्वालिफाइड ऑडिटर है उसके पास स्पेसिफिक पावर है कि बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ बैंकिंग कंपनी का ऑडिट किया जा सकता है। और सर ये क्वेश्चन अराइज होता है, अगला क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि जो ये यहां पे ऑर्डर यहां पे स्पेशल ऑडिट का है, क्या वो मैंडेटरी है, ऑप्शनल है, वॉलंटरी है? तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो भी आरबीआई का ऑर्डर होगा वो बैंक के लिए बाइंडिंग होता है, एज वेल एज ऑडिटर को जो गाइडलाइंस दी है वो भी फॉलो करना पड़ेगा। और अगर ऑडिटर ने गाइडलाइन फॉलो नहीं किया तो आपको पता है सेक्शन 45MAA के अंदर में ऑडिटर को डिबार किया जा सकता है अगले 3 साल तक के लिए। नेक्स्ट आता है कि जो भी यहां पे चार्जेस, जो भी खर्चा होगा स्पेशल ऑडिट का, जिसपे PYQ भी बना था आपका, वो बेसिकली कौन बॉर्न करेगा? वो बैंकिंग कंपनी ही बॉर्न करेगी। बैंकिंग कंपनी ये नहीं कह सकती कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आप स्पेशल ऑडिट करवा रहे हो तो आपको ही बैंकिंग कंपनी का ये वाला स्पेशल ऑडिट का खर्चा बियर करना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहां पे बैंकिंग कंपनी वो स्पेशल ऑडिट का सारा खर्चा बियर करेगी। सो ये आपके 4 स्पेशल पॉइंट स्पेशल ऑडिट से रिलेटेड। अब आता है नेक्स्ट हमारे पास ब्यूटीफुल पॉइंट, बोर्ड फॉर फाइनेंशियल सुपरविजन। समझिएगा ये हमारे पास क्या है, ये बात है आपका 1991 और 1992 की, जब हमारे पास अलग अलग यहां पे डिपार्टमेंट्स के लिए अलग अलग बैंकिंग कंपनी, अलग अलग एनबीएफसी के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते थे। बैंकिंग कंपनी के लिए डिपार्टमेंट फॉर बैंकिंग सुपरविजन, और आपके एनबीएफसी के लिए डिपार्टमेंट फॉर नॉन बैंकिंग सुपरविजन, कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए अलग डिपार्टमेंट। तो ये सभी डिपार्टमेंट्स का काम क्या था? बैंकिंग कंपनी, एनबीएफसी, कोऑपरेटिव सोसाइटी का इंस्पेक्शन करना, सर्विलेंस करना, सुपरविजन करना। लेकिन वन नेशन एंड वन डिपार्टमेंट के अंदर में हमारे पास बीएफएस को एस्टैब्लिश किया गया, बोर्ड फॉर फाइनेंशियल सुपरविजन, जिसके कॉम्पोजिशन पे आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनता है। तो आइए देखते हैं हमारे पास क्या है। तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 किसको इंपावर देती है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को इंपावर देती है कि वो इंस्पेक्ट कर सकती है, सुपरवाइज कर सकती है किसी भी कमर्शियल बैंक का अलग अलग डिपार्टमेंट्स के थ्रू, जैसे कि डिपार्टमेंट्स ऑफ बैंकिंग सुपरविजन, जिसको अलग अलग बाइफरकेट किया गया था। इन डिपार्टमेंट्स का बेसिकली काम क्या था? इंस्पेक्शंस करना और सर्विलेंस करना। जैसे मैं आपको बताता हूं, यहां हमारे पास क्या था? डिपार्टमेंट्स ऑफ बैंकिंग सुपरविजन, जो बैंकिंग से रिलेटेड जितने भी बैंकिंग कंपनी है उसका सुपरविजन करना, इंस्पेक्शन करना, इन डिपार्टमेंट्स का काम था। डिपार्टमेंट्स ऑफ नॉन बैंकिंग सुपरविजन का काम यह था कि सारे एनबीएफसी का सही तरीके से सुपरविजन हो, रेगुलेशंस हो, सर्विलांस हो, तो इसके लिए डीएनबीएस का काम था। फिर हमारे पास डिपार्टमेंट्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी था, जिनका काम यहां पे कोऑपरेटिव सोसाइटी को क्या करना? सुपरवाइज करना, रेगुलेट करना। लेकिन मैं बात ये कर रहा हूं कि आपका बीएफएस, जो कि ये सारे डिपार्टमेंट्स थे, ये सारे डिपार्टमेंट्स के फंक्शंस को अंडर वन डिपार्टमेंट्स के अंदर में लाया गया, जिसका नाम है बोर्ड फॉर फाइनेंशियल सुपरविजन। अब इसके ऊपर एग्जामिनेशन में कॉम्पोजिशन पे क्वेश्चंस बनते हैं, तो आइए देख लेते हैं कॉम्पोजिशन पे कैसे क्वेश्चंस आपके बनेंगे। तो इसके कॉम्पोजिशन में कौन कौन होगा? गवर्नर होगा, वाइस चेयरमैन होगा और 4 डायरेक्टर फ्रॉम द सेंट्रल बोर्ड। याद हो गया सर? यस, एक गवर्नर, आपका एक वाइस चेयरमैन जो कि आपका वाइस गवर्नर होगा, एंड आपका यहां पे 4 डायरेक्टर जो कि यहां पे हमारे पास सेंट्रल बोर्ड से नॉमिनेट होंगे, गवर्नर इसे नॉमिनेट करेगा। तो कहता है कि जो भी गवर्नर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, उसे क्या माना जाएगा? चेयरपर्सन माना जाएगा। जो भी डिप्टी गवर्नर है वो डिप्टी गवर्नर कौन नॉमिनेट करेगा? आपका यहां पे गवर्नर नॉमिनेट करेगा, और ये यहां पे वाइस चेयरमैन होगा। फिर मैंने क्या बताया? 4 ऐसे डायरेक्टर होंगे जो कि सेंट्रल बोर्ड में से नॉमिनेट होंगे, और इसे नॉमिनेट कौन करेगा? गवर्नर ही नॉमिनेट करेगा, और ये एज अ वे ऑफ क्या होंगे? मेंबर होंगे। तो आपको पता लग रहा होगा ये कितना ब्यूटीफुल आपका यहां पे समराइज तरीके से, अमेजिंग तरीके से यहां पे प्रिपरेशन हुई। फटाफट से वीडियो को लाइक भी कर दो और अपना फीडबैक फटाफट से दे दीजिए कि सेशन आपको कैसा अमेजिंग लग रहा है। बहुत सारी चीजें हैं अभी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन हर एक चीज आपका फ्लो चार्ट में होगा, सो दैट आपका टाइम एकदम बच जाए। नेक्स्ट हमारे पास आता है एमलगामेशन ऑफ अ बैंकिंग कंपनी। अब
एमलगामेशन में हमारे पास होता है कंपल्सरी एमलगामेशन और वॉलेंट्री एमलगामेशन। पहला पॉइंट हमारे पास किससे रिलेटेड है सर? वॉलेंट्री एमलगामेशन से रिलेटेड हमारे पास फर्स्ट पॉइंट निकल के आता है। वॉलेंट्री एमलगामेशन क्या कहता है कि अगर कोई बैंकिंग कंपनी चाहता है कि वो वॉलेंट्री यहां पे एमलगामेट होना चाहता है किसी दूसरे बैंकिंग कंपनी के साथ, तो सेक्शन 44A यहां पे पावर देता है। इसके लिए बैंकिंग कंपनी को क्या पास कराना पड़ेगा? इनके लिए एक रेजोल्यूशन पास करवाना पड़ेगा जिसमें कम से कम यहां पे टू थर्ड यहां पे इन अ वैल्यू ऑफ शेयर होल्डर का कंसेंट चाहिए, आइदर वे ऑफ पर्सन और अदर वे ऑफ प्रॉक्सी। प्रॉक्सी होता है वो शेयर होल्डर को रिप्रेजेंट करना। वॉलेंट्री एमलगामेशन होना चाहते हो खुद से हो सकते हो, लेकिन जो भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है 2/3 की परमिशन ले लो, अप्रूवल ले लो, हो जाएगा। फिर आता है गवर्नमेंट। देखो गवर्नमेंट से रिलेटेड सेक्शन पे आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी स्पेसिफिक पावर दी गई है यहां पे किसी भी बैंकिंग कंपनी को एमलगामेट करना अंडर सेक्शन 396 ऑफ कंपनीज एक्ट 1956 और अंडर सेक्शन 237 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। तो लेकिन ये एमलगामेशन तभी पॉसिबल है जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से यहां पे कंसल्टेशन की जाएगी। लेकिन जितना भी टाइम पीरियड यहां पे एमलगामेशन होता है उस टाइम पीरियड में क्या होता है? बुक्स ऑफ अकाउंट के क्लोज किया जाता है, टेम्पररी क्लोज होता है यहां पे बैंकिंग बिजनेस को। इस पीरियड को कहते हैं मोराटोरियम पीरियड और ये मैक्स टू मैक्स 6 महीने का हो सकता है। इस पे भी आपका क्वेश्चन बनेगा। हमारे पास क्या कहता है यहां पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑथराइज है कि यहां पे वो क्या कर सकते हैं? एप्लीकेशन दे सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को फॉर एमलगामेशन एज वेल एज द मोराटोरियम। तो मोराटोरियम के अंदर में हमारे पास क्या होगा? मैक्स टू मैक्स जो मोराटोरियम पीरियड होगा जिसके अंदर में सारे एसेट्स ट्रांसफर होती है, एंट्री क्लोज होती है, तो मैक्स टू मैक्स जो मोराटोरियम पीरियड होगा वो 6 महीने से एक्सीड नहीं होगा। यहां से आप लोगों का क्वेश्चन बन सकता है। आई होप एमलगामेशन भी आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास बाइंडिंग अप और इसी के साथ इस चैप्टर को भी कंप्लीट करते हैं। अब देखिए बाइंडिंग अप की जब मैं बात करूं तो बाइंडिंग अप के केस में क्या होगा? बाइंडिंग अप एक सिचुएशन होती है जब यहां पे कोई बैंकिंग कंपनी वॉलेंट्री चाहती है या कंपलसरी बाइंडिंग अप किया जा रहा है। वॉलेंट्री का मतलब क्या हुआ कि अब बैंकिंग बिजनेस नहीं करना, कुछ और बिजनेस करना है, तो वो अपने आप के सारे अफेयर्स को क्या कर सकते हैं? वो बाइंड अप कर सकते हैं। कंपलसरी बाइंड अप कब होता है? जब आपने मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल मेंटेन नहीं किया। ऐसा लगता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट में है तुम्हारा बैंकिंग बिजनेस, या आप यहां पे क्या नहीं कर पा रहे हो? आप यहां पे गाइडलाइंस फॉलो नहीं कर रहे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के, तो उस केस में हाई कोर्ट के परमिशन के साथ आपके पूरे अफेयर्स को क्या किया जाता है? बाइंड अप किया जाता है और एज पर द ऑर्डर ऑफ पेमेंट प्रिस्क्राइब अंडर द स्क्रू प्लस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 आपके सारे एसेट्स को बेचे जाते हैं और सारा जो भी पैसा यहां पे रिकवर होगा उस पैसे को क्या किया जाता है? सारे क्रेडिटर के साथ यहां पे सेट ऑफ किया जाता है। तो आइए देखते हैं बाइंडिंग अप ऑफ बैंकिंग कंपनी। तो सबसे पहला आता है बाइंडिंग अप बाय हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के थ्रू यहां पे बाइंडिंग अप कब होगा? ये कंपलसरी बाइंडिंग अप बेसिकली होता है जब यहां पे कोई भी बैंकिंग कंपनी अपने डेट्स को पेमेंट नहीं कर पा रही है, या यहां पे हमारे पास कोई भी यहां पे जो रिक्वायरमेंट्स है सेक्शन 11 में पेड अप शेयर कैपिटल से, आप लोगों को पता है ना पेड अप शेयर कैपिटल इतना इतना हमारे पास होना चाहिए, 1 लाख होना चाहिए, 5 लाख होना चाहिए, डिपेंड अपॉन आप कितने स्टेट में ऑपरेट कर रहे हो। अगर आप मेंटेन नहीं कर रहे तो आपको यहां पे बाइंडिंग अप किया जा सकता है। आप कोई भी ऐसा बिजनेस कर रहे हो जो कि अगेंस्ट टू दी व्हाट? अगेंस्ट टू दी पब्लिक इंटरेस्ट है, बैंकिंग बिजनेस के अगेंस्ट में है, या आपका लाइसेंस ही कैंसिल हो गया है, या आप यहां पे फ्रेश डिपॉजिट को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे, तो ये कुछ सिचुएशन है जिस सिचुएशन में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या दे सकती है? एप्लीकेशन दे सकती है हाई कोर्ट के पास और हाई कोर्ट के परमिशन के साथ आपका पूरा अफेयर क्या किया जाएगा? कंपलसरी बाइंड अप किया जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास वॉलेंट्री बाइंडिंग अप। वॉलेंट्री बाइंडिंग अप के केस में आपको अलाउड नहीं होगा जब तक कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक सर्टिफिकेशन ना दे, एक सर्टिफाई ना कर दे उस बैंकिंग कंपनी के पास कि ये बैंकिंग कंपनी के पास सफिशिएंट एसेट्स है, जितने भी इनके करंट डिपॉजिटर हैं या क्रेडिटर हैं उनके फुल क्लेम यहां पे पेमेंट हो जाएंगे। उसके बाद ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एप्लीकेशन देगी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में, और उसके एप्लीकेशन में हाई कोर्ट अप्रूव करेगी कि यस इनके पास सफिशिएंट एसेट्स है डिपॉजिटर को पेमेंट करने के लिए, तभी आपका वॉलंटरी बाइंडिंग अप एक्सेप्ट होगा। तो क्या कहता है हमारे पास कि सबसे पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सर्टिफाई करेगी, और सर्टिफाई करेगी कि क्या आप यहां पे पूरा का पूरा डेट यहां पे जितने भी एक्रू है, चाहे डिपॉजिटर से चाहे वो क्रेडिटर से, क्या वो पे कर पा रहे हो कि नहीं। उसके बाद अगर लगता है तो हाई कोर्ट के पास एप्लीकेशन की जाएगी, हाई कोर्ट सेटिस्फाई करेगी कि हां सर यहां पे सारी चीजें यहां पे पेमेंट कर पाएंगे, तो हाई कोर्ट के आइदर ऑन और चाहे एप्लीकेशन बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के परमिशन के साथ ये सेटिस्फाइड हो जाता है कि आप मीट कर पाओगे, तभी आपका बाइंडिंग अप वॉलंटरी बाइंडिंग अप
आप एक्सेप्ट होगा, अदरवाइज वॉलेंटरी बाइंडिंग अप आपका एक्सेप्ट नहीं होगा। ये था जी आपके 4 चैप्टर, 4th चैप्टर रिटर्न इंस्पेक्शन मर्जर एमलगामेशन से रिलेटेड समरी सेशन। आई होप कि सेशन आपने एंजॉय किया होगा। 20 मिनट के अंदर में पूरा चैप्टर नंबर 4 हमने अमेजिंग तरीके से समराइज कर लिया हर एक पॉइंट्स। आई होप सेशन आपने एंजॉय किया होगा। अगर आपने सच में एंजॉय किया तो फटाफट से वीडियो पे यहां पे लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए। और अगर सच में आप यहां पे एंजॉय किए सेशन को और आप इसे एप्लीकेशन पे देख रहे हो तो फटाफट से थम्स अप बटन पे क्लिक करके यहां पे क्लास की वैल्यूएबल रेटिंग्स भी दे दीजिए। आपका फीडबैक मेरे लिए मैटर करता है, सो डोंट फॉरगेट टू गिव योर वैल्यूएबल स्टार्स एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू क्लिक अपॉन द लाइक बटन एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स सो दैट वो भी 20 मिनट्स के अंदर में अमेजिंग तरीके से क्या कर पाए, समराइज कर पाए। मिलते हैं अगले सेशन में चैप्टर नंबर 5, फिर से 20 मिनट के अंदर में रिवाइज करेंगे, समराइज करेंगे, हर एक पॉइंट्स कवर करेंगे विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट्स। आई होप सेशन एंजॉय किया तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा। टिल देन टेक केयर, थैंक यू very much।